नमस्कार सर। सुधीर सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुधीर सर। यस, हेलो। जी जी जी, जी, नमस्कार सर। सर, मुझे लगता है हेलो। स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ेंगे। नमस्कार नमस्कार। काफी समय हो गया, आज का सत्र हम लोग प्रारंभ करते हैं। मैं आपका हमारे जी महाविद्यालय परिवार की ओर से और हमारे विद्यार्थियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सर। मैं अपने विद्यार्थियों को सर का बहुत बहुत परिचय दे दूं। धन्यवाद। सर, आज हमारे साथ डॉक्टर सुधीर कुमार सर जुड़े हुए हैं, जो कि महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हरदोई में शिक्षक शिक्षा विभाग में काफी लंबे समय से कार्यरत है। और कई गतिविधियों में सर का जो है जुड़ाव रहता है, बहुत सारे एकेडमिक वर्क में। और सर लगे रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में सर के कई पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। और आज के जो सत्र में जो सर का विषय रहेगा वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट हायर एजुकेशन लेवल, ये टॉपिक सर डील करेंगे और निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा। सर जानते ही है 17 अक्टूबर से परीक्षाएं सर प्रस्तावित है, तो ऐसे में ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो हमारे विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सर, आगे का सत्र मैं आपको हस्तांतरित करती हूँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज हम इस महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हरदोई से डॉक्टर सुधीर कुमार, आपका और आपके स्टाफ का और सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हमें आपने आज अपॉर्चुनिटी दी है। आवाज आ रही है मैडम ठीक से? आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज हेलो, आ रही है सर। आवाज आ रही है ठीक जी से? जी सर, बिल्कुल क्लियर है आवाज आपकी। ओके ओके, थैंक यू मैडम। तो आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है उच्च शिक्षा में प्रशासन, हायर एजुकेशन में तरीके से शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था है। तो जैसा कि हमको लगता है कि विगत 7-8 दिन से जो लेक्चर चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, उसमें शैक्षिक प्रशासन को लेके आप लोगों को बहुत क्लियर किया होगा। फिर भी हम लोग देखते हैं कि जो प्रशासन है तो उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है वो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, उनका कितना बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसी को हम लोग शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि बताया गया कि भौतिक संसाधन व मानवीय संसाधन, उनका रेशियो भी अगर प्रॉपर तरीके से रखते हैं तो शैक्षिक प्रशासन के जो आउटपुट है वो बहुत ही बेहतर निकल के आएंगे। आप बताया भी क्या होगा कि जो शैक्षिक प्रशासन है वो पोस्ट कर्व के द्वारा, यानी कि शैक्षिक प्रशासन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, आलेखन यानी कि रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये मुख्य रूप से ये 7-8 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। और इन सब चीजों को हम लोग जो है वो समय काल व परिस्थिति के अनुसार एडमिशन में इन सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको यूज करते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है उस तरीके से जो शैक्षिक प्रशासन है उसकी भी भूमिका बदलती है। अब हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा हायर लेवल पे कि हायर एजुकेशन का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्योंकि जो जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है हायर एजुकेशन का, तो उसी तरीके से वहां पे जो है जो शैक्षिक प्रशासन है उसकी भूमिका में बदलाव आया है। तो अगर हम भारत में उच्च शिक्षा को देखें तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, हम 3 मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का जो विकास हुआ है उसको बांट सकते हैं। और चूंकि शैक्षिक प्रशासन को जब तक हम बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नहीं देखेंगे तब तक जो है वो हम शैक्षिक प्रशासन को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ सकते। जहां तक प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो उसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा व बौद्ध कालीन शिक्षा। इसी तरीके से अगर हम मध्यकाल की बात करें तो उसमें मुगल काल और उत्तर मुगल काल, और उसके बाद में अगर हम आधुनिक काल में उच्च शिक्षा के विकास की बात करें तो वहां पे उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, मिशनरीज काल,
ईस्ट इंडिया कंपनी का काल, और उसके बाद ब्रिटिश शासन का काल, और उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद का समय। ये चूंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम प्राचीन काल में देखें तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं थी। समय बदलता रहा, जैसे जैसे समय बदला उस तरीके से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती है। समय के साथ साथ में सोसाइटी में कॉम्प्लिकेशन आते गए, और उसके साथ साथ हमारे जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की जो समस्याएं थी वो दिन पर दिन बढ़ती गई। अभी जीता जागता हम लोग उदाहरण लें कि सरकार ने अभी कुछ समय पहले से कहा कि जो परीक्षाएं होती हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सीसीटीवी कैमरा की जरूरत है। तो आप लोग देखेंगे कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भौतिक संसाधन है उसके अंतर्गत आता है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी जरूरत हमें आज से पूर्व काल में यानी कि वैदिक काल में या बौद्ध काल में आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बाद में फिर सरकार का फरमान आया कि नहीं, ये जो आप सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं ये बैक और फ्रंट दोनों तरफ लगाइएगा। उसके बाद में फिर कुछ समझ में आया तो कहा गया नहीं, यहाँ पे जो है वो ऑडियोबल होना चाहिए, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डर भी लगाओ, तभी जो है वो प्रॉपर तरीके से शिक्षाओं को हम लोग लगा सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था में समस्याएं आती जाती हैं उस तरीके से हमारा जो शैक्षिक प्रशासन का रूप है वो बदलता जाता है। अब हम लोग वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में हम देखेंगे कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप था वो बहुत ज्यादा नहीं था। क्योंकि गैप ज्यादा नहीं था तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन एजुकेशन सिस्टम में नहीं थी। उसके बाद में क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि वैदिक काल में जो कन्वोकेशन होता था तो वो कन्वोकेशन वो डायरेक्ट होता था। गुरु बैठते थे, सामने 4 उनके स्टूडेंट बैठते थे, और वो जब कन्वोकेशन होता था तो वहां पे आज की तरीके से आप देखेंगे कि कन्वोकेशन में पता ही नहीं चलता है, इतने लोग ज्यादा होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे हमारी एजुकेशनल प्रॉब्लम बढ़ती गई उस तरीके से शैक्षिक प्रशासन की यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका जो है वो बढ़ती है। प्रॉपर तरीके से अगर हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, क्योंकि बहुत वैदिक काल में शिक्षा जो थी वो व्यक्तिगत थी, वो संस्थानिक नहीं, इंस्टीट्यूशन उस तरीके से नहीं खुले हुए थे। लेकिन जब बौद्ध काल आया तो उसके बाद में बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनने लगे, और जब बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने तो उसके बाद उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। इतने बच्चों को हैंडल कैसे किया जाए। बिल्कुल इकोनॉमिक्स में हम एक एग्जाम्पल पढ़ते थे कंप्यूटर का, तो वो कहते थे कि अगर एक प्याली में एक बॉल है तो वो केवल आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वही डिस्टर्ब होगी, लेकिन अगर हम एक प्याली में 3 बॉलों को लें और अगर हम उसमें से एक बॉल को डिस्टर्ब करते हैं तो वो जो 2 बॉल हैं वो भी डिस्टर्ब होने लगे। मतलब कहने का ये है कि एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे जो शिक्षा प्रशासन में जो हायर लेवल पे है वो चुनौतियां बढ़ती गई, और जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ती गई वैसे वैसे शैक्षिक प्रशासन का जो रूप है वो भी निखरता रहा, और उसमें तमाम तरीके की जो प्रॉब्लम आती रही और डेवलपमेंट भी हुआ। और उसके बाद में धीरे धीरे जिस तरीके से ये बौद्ध काल, उसके बाद में मुगल काल आया, उत्तर मुगल काल आया, इस समय तक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय जो है वो आने लगे थे, विश्वविद्यालयों का की स्थापना होने लगी, जिसमें कि बाहरी दुनिया के जो देश थे सुमात्रा जावा वहां से भी स्टूडेंट आके पढ़ते थे, तो उनको भी हैंडल करना इसी प्रशासन के लिए एक चुनौती का काम था। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से जो है वो हम मध्यकाल में अगर आए तो उत्तर मुगल काल और पूर्व मुगल काल, और उसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व जो आधुनिक काल था उसमें जो मिशनरीज थी उन्होंने भी यहाँ पे तमाम डैन थी या पुर्तगीज थी या ब्रिटिश थे, तो उनकी जो मिशनरीज आई प्रारंभ में उन्होंने भी शिक्षा क्षेत्र में काम किया, और जो उनके देश में जिस तरीके की जो
शिक्षा प्रणाली की, यानी कि जो मिशनरी सिस्टम था, उन्होंने यहाँ पे भी उसको लागू करने की कोशिश की और उसके साथ साथ में जो मिशनरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको भी उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की का प्रयास किया। 1600 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहुंचना प्रारंभ हुआ और उस समय बड़े बड़े जो कॉलेज थे उनकी स्थापना की गई, चाहे वो कलकत्ता मदरसा हो, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, चाहे संस्कृत कॉलेज पुणे हो, उस समय कॉलेज का निर्माण हुआ। ऐसे धीरे धीरे करके जो फिर और समय के साथ जो 1857 का जो गजब हुआ, यानी कि भारत में जो 1857 की जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई, और उसके बाद में 1857 के बाद में 3 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया, जिसमें कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया। लेकिन ये तीनों विश्वविद्यालय उस समय केवल और केवल एक काम करते थे, वो इनका था कि एग्जाम कराना और सर्टिफिकेट को देना। तो इस तरीके से प्रारंभ में जो है जो एक प्रॉपर तरीके से जो हायर एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो नींव पड़ी, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो हम समझते हैं कि 1870 प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही थी। अब उसके बाद से जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उससे पहले जो ब्रिटिश काल था, उसमें दो कॉलेजों की और स्थापना की गई 1883-84 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चूंकि ये जो 3 विश्वविद्यालय थे, ये तीनों विश्वविद्यालय जो थे ये लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे खोले गए थे, और बाद के जो 2 विश्वविद्यालय खोले गए, पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो ये जो 2 यूनिवर्सिटी थे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे खोले गए। और क्योंकि इंग्लैंड में अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये बहुत ही पुराने विश्वविद्यालय थे, और जो लंदन यूनिवर्सिटी थी वो नई यूनिवर्सिटी थी। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के जो पैटर्न में था वो अंतर था। जो हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो पुरातन विषयों को या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें कुछ थोड़ा सा फर्क था। अब उसके बाद में अगर हम भारत में संविधान का जब निर्माण हुआ स्वतंत्रता के बाद में, कि शिक्षा का किस तरीके से विकास किया जाए, उसमें हम देखें कि वर्तमान समय में जो भारत को है, तो भारत में जो शिक्षा को है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में यानी कि बताया गया है कि समवर्ती सूची में जो शिक्षा पे अपने जो केंद्र है वो भी उन पे कार्य कर सकता है, राज्य भी कर सकता है। यानी कि जो शिक्षा से संबंधित जो नियम कानून है या जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी हमारे नियम है, उनको केंद्र भी बना सकता है और राज्य बना सकता है। लेकिन अगर कहीं दोनों में टकराव है तो वहां पे जो है वो जो केंद्र जो नियम बनाएगा उसको माना जाएगा। तो जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में जो समवर्ती सूची में दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो संघ सूची के उपबंध 63, 64, 65 व 66 में जो भी विषय आते हैं उन पे पूरे तरीके से केंद्र सरकार का दायित्व होगा। और उसके बाद में जो समूची के उपबंध बताया कि श्रमिकों के व्यवसायिक एवं उनके प्राविधिक प्रशिक्षण का जो दायित्व है वो राज्य व केंद्र दोनों पे होगा। और उसके बाद में जो राज्य सूची है उसके उपबंध 11 में बताया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों सहित संघ सूची के उपबंध 64, 66 की सूची उपवर्ष के जो शिक्षा है वो एक राजकीय विषय है,
तो मतलब कहने का ये है 68, 65 और 66 में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत में वो, और उसके बाद में आईआईटी है, आईआईएम है, भारत या जो अपराध से संबंधित जो भी शाखाएं हैं वो सभी अपराध में जो रिसर्च कर रही हैं, जैसे किस है फंडामेंटल रिसर्च, तो ये जो है ये सभी के सभी ये इन पे केंद्र का दायित्व होगा। और उसके बाद में जो इसके अलावा जो भी कार्य हैं उप 125 को छोड़ के, जिसमें कि जो श्रमिक हैं उनके जो शिक्षण का दायित्व है वो राज्य का जो भी है वो पूरे तरीके से जो दायित्व है वो हमारा राज्य है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा है उसको हम अगर देखें तो जो प्राधिकार है, जो अथॉरिटी है जिनके पास, तो उसमें आज अगर देखें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और निजी संस्थाएं। आज हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा है तो उसको मुख्य रूप से 4 ही अथॉरिटी डील करती हैं, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, स्थानीय निकाय भी है और निजी संस्थाएं भी हैं। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज आ रही सर? ओके, यहाँ से तो इस तरीके से अब अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जो उच्च शिक्षा है उसमें तमाम तरीके के कार्य करती है। उच्च शिक्षा जिसमें कि और सबसे पहली बात तो जो स्तर है उसको निर्धारित करना वो केंद्र सरकार का काम है। आप लोग देखते हैं कि 10+2+3 जो स्ट्रक्चर है वो 86 की पॉलिसी के बाद पूरे तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ। बात उससे पहले से ही कही गई थी, चाहे वो कार्यक्रम रहा हो, चाहे उच्च शिक्षा आयोग रहा हो, तो उसमें भी जो है यही कहा गया था कि 10+2+3 का जो सिस्टम है वो पूरे इंडिया में डेवलप किया जाए। अब अगर हम केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा में कार्यों की बात करें, उसी के द्वारा जो और उस विस्तार करना, क्योंकि स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो बचकर की जब हम पे तो वहां पे जो कंपोनेंट दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार जो है वो केंद्र सरकार महत्वपूर्ण योगदान करती है। और क्योंकि हिंदुस्तान में जो है वो एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विविधताओं का देश है, तो हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट भी है। तो केंद्र सरकार जो है उन सब चीजों को भी ध्यान में रखती है, जैसे ट्राइबर अलग, SC ST या विमेन या आपकी जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए अलग प्रोविजन भी है, जो हायर एजुकेशन है उसमें। तो इसी तरीके कार्य क्षमता में सुधार सरकार जो है वो राज्य की विभिन्न संस्थाएं केंद्र करती है। अच्छा, इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने जो है वो विभिन्न तरीके के आपके ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उनको एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी है, जिसको हम 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बोलते थे। उसके बाद में जो वुड क्या नाम है उसको जो है फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा गया और 1956 में उसको एस्टैब्लिश किया गया, जिसका महत्वपूर्ण कार्य जो है वो उच्च शिक्षा में रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे हिंदुस्तान में वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको बहुत ही या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो यूनिवर्सिटी है वो प्रभावित करती हैं। इसी तरीके से ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसको भी स्टैब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय चिकित्सा परिषद है, इंडियन मेडिकल काउंसिल है, और
एनसीईआरटी है, इन सभी के माध्यम से भारत सरकार जो है वो उच्च शिक्षा में महती भूमिका निभाती है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो शिक्षक शिक्षा विभाग है और उसके जो रीजनल कॉलेजेस हैं, वहां पे आप देखेंगे जितने नवाचार हमारे शिक्षक शिक्षा में होते हैं वो सभी सबसे पहले एक तरीके से वहीं पे प्रयोग किए जाते हैं और उसके बाद में फिर उसको पूरे इंडिया में प्रयोग किया जाता है। न्यूपा है, न्यूपा कार्य है और ऐसे ही एनसीटी है, भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद है और भारतीय पुनर्वास परिषद है, आरसीआई है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जिस तरीके से एनसीटी है उसी तरीके से आरसीआई है, जो नॉर्मल टीचर हैं यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उनके लिए जो मानकों को निर्धारित करना है, उनके लिए मतलब कितने समय या कितने जो रेगुलेशन तैयार करती है जो एनसीटी का काम है, बिल्कुल उसी तरीके से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो जो दिव्यांग बच्चे हैं जो उनके लिए जो स्पेशल टीचर्स हैं उनके लिए किस तरीके से ट्रेनिंग मॉड्यूल होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाना चाहिए, इन सभी कामों को जो है वो आरसीआई करती है। इसी तरीके से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, आईसीएसएसआर है, आईसीएचआर है, इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च काउंसिल, इंडियन फिलोसफिकल रिसर्च काउंसिल। ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं ये हमारे जो समाज विज्ञान से संबंधित जो विषय हैं उनमें रिसर्च के लिए फंडिंग करना और प्रोजेक्ट जो है उनको भी दी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है नेट को भी दिया है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्ययन परिषद, जिसका जो मुख्य कार्य है कि जो कॉलेजेस हैं उनकी जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखें। इसी तरीके से आप देखेंगे कि वर्तमान समय में एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी जो बाद में 2017 में जो स्टैब्लिश हुई है, तो उसने क्या किया है कि जो ईजीसी का एक महत्वपूर्ण काम था कि जो नेट की पात्रता परीक्षा को कराना, तो उसको जो है वो उसने एनटीए का काम हो गया है कि जितनी जो अब ये परीक्षाएं हैं वो सब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद 1921 में स्टैब्लिश हुई, उसके बाद में डिसमिस हुई, उसके बाद 1935 में फिर स्टैब्लिश हुई। तो इसका मुख्य कार्य है कि ये भी जो है शैक्षिक सिस्टम है, क्योंकि ये इसका मुख्य कार्य ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय सरकार को सलाह देना। तो क्योंकि ये जो है ये जो स्कूल शिक्षा है उस पर ज्यादा फोकस करती है। और इसी तरीके से भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो इनका मुख्य कार्य क्या है, ये जो है पूरे दुनिया इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज हैं तो उन सभी में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, चाहे वो परीक्षा से संबंधित प्रॉब्लम हो या आपकी करिकुलम से संबंधित सिलेबस से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो उन सभी पे जो है ये हमारी भारतीय विश्वविद्यालय जो संघ है उसका काम है कि पूरे इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो और परीक्षा से संबंधित जो भी चीजें, चाहे स्टाफ की बात, तो उन सभी में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठ सकता है, ये काम जो है हमारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ। इसी तरीके से अभी आपने देखा होगा एक नाम आया था हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। अब तक जितनी हमने जो ऊपर आपको जो ये संस्थाएं बताई हैं, ऑटोनॉमस जो संस्थाएं हैं ये, तो इन सब का काम था अपने अपने क्षेत्र में फंडिंग करना नॉर्म्स के आधार पे। लेकिन अभी कहा गया कि हायर एजुकेशन की फंडिंग एजेंसी अलग से बनाई जाएगी और यूजीसी समेत जो भी संस्थाएं अपने क्षेत्र में जो फंडिंग करती है वो सब पूरा काम जो है वो आपकी हिफा करेगी, यानी कि हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे हम लोग अब अगर देखें तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो क्या नाम है, जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन सभी के माध्यम से जो शैक्षिक प्रशासन है उसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर है सर, आप कंटिन्यू करें। आ रहे जी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो
वो इन सभी के माध्यम से जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो करती है। और क्योंकि केंद्र में हम लोग जानते हैं जो MHRD था उसका नाम बदल के अब फिर से शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, और उस शिक्षा मंत्री की हेल्प के लिए ही ये सारी की सारी जो ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शिक्षा मंत्री जो है वो इन्हीं सब के माध्यम से, चाहे फंडिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वित्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, इन सभी चीजों को जो है वो ये एजेंसी हैं जिनके द्वारा केंद्र सरकार जो है वो करती है। अब हम लोग अगर राज्य की, तो जिस तरीके से केंद्र का जो है अधिकार है और दायित्व भी है कि उनकी वो फंडिंग करे और प्रॉपर तरीके से उन कार्यों को करे, इसी तरीके से राज्य जो विश्वविद्यालय हैं वो भी राज्य सरकार का दायित्व है कि उनकी फंडिंग की व्यवस्था करे। और लेकिन ये फंडिंग जो है यूजीसी और यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की शेयरिंग के आधार पर होती है। अब चूंकि केंद्र की हम बात कर रहे हैं और हमने इन सभी की बात की, तो इसमें हम देखें कि जो हमारी यूजीसी है उसके बहुत से कार्य हैं। जैसे कि हमने बताया आपको, फंडिंग तो है ही है। अगर वो देख रही है कि कोई भी सरकार या यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, अगर वो प्रॉपर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो उनकी फंडिंग को वो रोक नहीं सकते। इसी तरीके से स्टाफिंग की बात अगर हम करते हैं तो आप देखिएगा यूजीसी के द्वारा जो कॉलेज जो बने हुए हैं तो इंडिया में, उसमें इन सर्विस ट्रेनिंग के कार्यक्रम जो है हायर लेवल पे उसी में किए जाते हैं। ओरिएंटेशन कोर्स हैं या रिफ्रेशर कोर्स हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, या लीडरशिप से रिलेटेड भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो होती हैं उससे संबंधित भी कभी कभी शॉर्ट टर्म कोर्सेज उसमें चलते रहते हैं। रिसर्च मैथोडोलॉजी पे भी कोर्स चल रहते हैं। अब इस समय एक और पंडित मदन मोहन मालवीय के भी एक जो संस्था है वो भी जो है इसी तरीके के ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज को करवा रही है। और यूजीसी जो है आप उसके बाद में रिसर्च सिस्टम को जो डेवलप करने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यूजीसी के द्वारा विभिन्न तरीके की फेलोशिप को दिया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि अभी 15-20 साल में कई गुना ज्यादा जो है वो फेलोशिप की गई है। अब वो चाहे आपकी GRF हो, चाहे राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप RGNF हो, विमेन के लिए अलग से उसमें कोटा दिया हुआ है, और आपके माइनॉरिटीज के लिए भी अलग से दिया हुआ है। तो यानी कि जो यूजीसी है वो हमारे हायर एजुकेशन महत्वपूर्ण रोल अदा करती है ओवरऑल इंडिया में। जितने भी आपके जो डिसिप्लिन है उन सभी के लिए जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब उसके बाद में हम ये देखें कि जो विश्वविद्यालय है, हमने ये बात की गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट जो किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका अदा करती है। अब हम बात करें अगर यूनिवर्सिटीज की, तो जैसे यूनिवर्सिटीज केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इंडिया में 4 तरीके के की यूनिवर्सिटी चल रही है। प्रशासन एवं वित्त की दृष्टि से अगर हम देखें, उनका प्रशासन और वित्तीय ढांचा जो है उसके अनुसार अगर देखें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो वर्तमान समय में इंडिया में 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 411 जो है वो राज्य विश्वविद्यालय, और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 123 है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं 282। तो इस समय वर्तमान समय में चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी को अगर हम मिलाएं तो 770 यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में रन कर रही है। अगर हम कार्यक्षेत्र की दृष्टि से देखें, क्योंकि ये हम इसलिए बता रहे हैं टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कि इसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है वो निर्धारित होता है कि जिस तरीके की यूनिवर्सिटी होगी, जैसे हमने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो वो सेंट्रल से गवर्न होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट के द्वारा गवर्न होती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो नियम है वो पारित केंद्र सरकार से होते हैं। उसी तरीके से जो राज्य के जो यूनिवर्सिटी हैं उनके जो भी नियम है, ऑटोनॉमी है, एक बात यहाँ पे बताया जाता है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी ऑटोनॉमस होती हैं, लेकिन उसको हम जनरल सिनेरियो में नहीं देख सकते उनकी ऑटोनॉमी को। उनकी ऑटोनॉमी का अभिप्राय ये है कि उन्होंने
जो भी नियम कायदे बनाए हुए हैं, उनकी जो इंटरनल जो कमेटी होती है, तो उनके द्वारा जो भी नियम बनते हैं वो हमें पारित जो कराने पड़ते हैं, वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, जिसके अंडर में आते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसको भी केवल फंडिंग के आधार पर तो हम डिफरेंस कर सकते हैं कि उनको फंडिंग जो है वो किस तरीके से की जाएगी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उनको भी चाहे यूजीसी के रूल्स हो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनके जो नियम है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। अब इसी तरीके से अगर हम कार्यक्षेत्र की दृष्टि से देखें तो भी जो यूनिवर्सिटी है वो 4-5 तरीके की यूनिवर्सिटी है। जैसे देखिएगा आप, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी। एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी होती है? वो यूनिवर्सिटी जहां पे केवल एफिलिएशन का कार्य होता है। जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले इंडिया में जो 3 यूनिवर्सिटी खोली गई थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटी, तो ये तीनों ही यूनिवर्सिटी अपने प्रारंभिक चरण में जो थी वो एफिलिएशन का कार्य करती थी। वो हाई स्कूल से लेकर और स्नातक तक की जो थी वो डिग्री देना और परीक्षा कराना इनका महत्वपूर्ण कार्य था। और चूंकि इसमें फिर इतना ज्यादा हॉचपॉच हो गया तो उसके बाद में इन पे अंकुश लगाया गया। उसके बाद में फिर दूसरे तरीके की जो यूनिवर्सिटी है वो है शिक्षण और संबद्ध, यानी कि टीचिंग और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। वो विश्वविद्यालय जहां पे दोनों ही काम, एफिलिएशन भी और टीचिंग भी होता है। तो आप देखिएगा चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो, ये जो है टीचिंग और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की ही तरीके से है। उसके बाद में आप देखिएगा यूनिटरी यूनिवर्सिटी। यूनिटरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो यूनिवर्सिटी जहां पे कि केवल और केवल कैंपस में ही शिक्षण कार्य हो रहा है और उसके कोई भी कॉलेजेस नहीं है, उसको हम यूनिटरी यूनिवर्सिटी कहते हैं। और यूनिटरी यूनिवर्सिटी जो है, उसके बाद में दूसरी जो है वो है फेडरल यूनिवर्सिटी। फेडरल यूनिवर्सिटी क्या है कि जो हमारी यूनिटरी यूनिवर्सिटी है उससे इतर फेडरल यूनिवर्सिटी मतलब उसका कैंपस और उसकी जो ब्रांचेस हैं, यानी कि जो कॉलेजेस हैं, वहां पे भी जो एडमिशन होते हैं वो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। और इस तरीके की जो फेडरल यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में वर्तमान समय में केवल 4 यूनिवर्सिटी हैं: दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और इंदौर और बेंगलोर। ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पे आप किसी कॉलेज में भी अगर एडमिशन ले रहे हैं तो वो कॉलेज में एडमिशन ना होके वो आपका जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी में होगा और उसी तरह की उसमें शिक्षा भी प्रदान की जाती है। वहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एडमिशन में कोई भी अंतर नहीं है। वो पढ़ाई में वहां के जो शिक्षण कार्य है या जो रिसर्च है उसमें कोई भी फर्क नहीं है। और उसके बाद में आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि इन सभी से अलग है। ओपन यूनिवर्सिटी में घर बैठे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस के माध्यम से बुक्स का या जो भी है वो आपको मिल जाती है। अब यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो यूनिवर्सिटी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सबसे पहली संस्था जो होती है वो सीनेट है, यानी कि जिसको कोर्ट भी कहते हैं, जिसका काम है जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके जो नियम है, जो भी उसके रूल्स हैं उनको बनाना। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये कौन है? ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं उसको हमें इंप्लीमेंट करना, ये काम है हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि सिंडिकेट का। उसके बाद में फिर फैकल्टीज आती हैं जो कि बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा चलती हैं, और फिर उसके अंतर्गत जो है एकेडमिक काउंसिल भी है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंट जो संकाय हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बैठेगा, तो ये बोर्ड ऑफ स्टडी में है। और उसके बाद में बोर्ड ऑफ स्टडी को हेल्प करने के लिए एकेडमिक काउंसिल, जिसमें कि तमाम जो यूनिवर्सिटी के या यूनिवर्सिटी से बाहर के भी जो विद्वान हैं वो सम्मिलित रहते हैं। और उसके बाद में फिर आप देखें जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मिलकर फैकल्टी बनती है। और जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी आपके सीनियर प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं और एसआरएफ है, जीआरएफ है। इस तरीके से जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यानी कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो शिक्षण कार्य है वो इसमें चलता है। तो इन सभी की सहायता से
फिर आप देखेंगे जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी कुलपति हैं, रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, वित्त अधिकारी हैं, एग्जाम कंट्रोलर हैं। इन सभी की अलग अलग जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और इन सभी के कोऑर्डिनेशन और सहयोग से जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम रन करता है। अब उसके बाद में जैसे हमने बताया आपको कि सिंडिकेट है, तो सिंडिकेट में कौन कौन लोग होते हैं जो नियम बनाने वाले हैं। इसमें तमाम जो सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसमें, और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी जो है तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आवाम की जो आवाज है, वो लोग भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो सिंडिकेट के जो सीनेट के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, यानी कि जो कार्यकारी संस्था है, उनको फॉलो करती है और उसका शिक्षा जो कार्य है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। अब उसके बाद में हम स्पेशल यूपी के बारे में बात करें कि भारत में जो उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा है उसका ढांचा किस तरीके का है। तो जैसे हमने आपको बताया कि एक तरफ हम लोग जो कॉलेजेस में है, जो कॉलेज में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पे दोनों तरीके के रूल लागू होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का और दूसरा जो है वो डायरेक्टरेट का। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो है जो भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो ये सभी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ही जो नियम बनते हैं। उनके लिए जो प्रमुख सचिव है, यानी कि जो सेक्रेटरीट है, उसका काम होता है उच्च शिक्षा से संबंधित नियमों को बनाना और उसी के नाम से सारे जो गवर्नमेंट ऑर्डर हैं, जो राज्यादेश हैं, वो पारित होते हैं और उनको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए जो मुख्य काम है वो रहता है डायरेक्टरेट का। यानी कि जो सेक्रेटरीट में जो भी नियम बनते हैं, और वो नियम कब बनते हैं कि जो हम लोग जिनको चुन के भेजते हैं विधानसभा में या विधान परिषद में, तो जो विधानसभा में जो लोग हैं वो बहस करते हैं और जब जो नियम बन के आते हैं तो वो सेक्रेटरीट के पास सेक्रेटरीट से पब्लिश होते हैं और उसके बाद में उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वो डायरेक्टरेट में भेज दिए जाते हैं। तो जो डायरेक्टरेट है वो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो हमारी हायर एजुकेशन है उसकी जो उच्च शिक्षा जो डायरेक्टरेट है उसका मुख्य कार्य है कि जो सचिवालय से जो भी नियम है जो पारित किए गए हैं उनको जो आदेश आए हैं उनको फॉलो कर, और वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के अंडर में ही यूनिवर्सिटी भी आती है। वो ऑटोनॉमी जो है वो केवल जो कार्य उनके जो नियम है जो पारित हैं, जो उन्होंने गवर्नर हाउस से जो पास करवाए हैं, उन्हीं के अनुसार जो यूनिवर्सिटी जो है वो भी चलती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से ऑटोनॉमी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से ऑटोनॉमस है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो सेक्रेटरीट है उसमें भी सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद होता है, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, इन्हीं में भी सीनियर टीचर होते हैं, उनकी पोस्ट होती है और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो है वो सेक्रेटरी की पोस्ट होती है। तो उनका काम होता है कि जो सेक्रेटरीट है उसकी सूचनाओं को समझना, उसके बाद में डायरेक्टरेट को बताना और डायरेक्टरेट की जो भी चीजें जाती हैं शासन में तो उनको प्रॉपर तरीके से बताना। अब जो डायरेक्टरेट है वहां पे आप देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, तो यहाँ पे जो एक पद है जो डायरेक्टर और उसके बाद में एक उप निदेशक और दो जो है वो ज्वाइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक, और तीन जो है वो सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की होती है, और जो ज्वाइंट डायरेक्टर या जो डिप्टी डायरेक्टर या जो डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है वो प्रोफेसर की पोस्ट होती है। तो और उसके बाद में पूरे यूपी को जो मंडल है उसमें 11 उच्च शिक्षा अधिकारी है, क्योंकि अभी इसको एक्सटेंड नहीं हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जो है प्रत्येक क्षेत्र के लिए, एक रीजन के लिए एक क्षेत्र उच्च शिक्षा अधिकारी नहीं है। यहाँ पे दृष्टि से कुछ मंडल जो बाद में जो बने थे तो उनको जो है वो एक साथ रखा जाता है, जैसे लखनऊ के साथ फैजाबाद या जो अयोध्या मंडल है
तो उसको जोड़ा गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो उच्च शिक्षा का जो ढांचा है उसमें निदेशक के बाद में जो क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी है उनकी संख्या हमारी 11 रहती है। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्टरेट है उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है कि जो सेक्रेटरीट से जो हमको नियम दिए गए उनको फॉलो करना, उसके बाद में फंडिंग करना, वो चाहे एडेड कॉलेज हो और चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, उनको किस तरीके से फंडिंग की जानी है। तो ये सुविधा भी जो है वो डायरेक्टरेट का ही मुख्य काम है। और इसके साथ साथ जो डायरेक्टरेट है, जो नवनियुक्त जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो एडेड कॉलेज में, तो उनकी नियुक्ति जो है वो डायरेक्टरेट से ही होती है। उनकी आसन व्यवस्था, काउंसलिंग भी वहीं से होती है और प्लेसमेंट भी वहीं से होता है। तो इस तरीके से हायर एजुकेशन जो है वो हमारी जो यूनिवर्सिटी जो है उनको डायरेक्टरेट जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रभावित करती है। तो ये ओवरऑल हमारा जो हायर एजुकेशन का जो ढांचा है। हेलो हेलो जी सर। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है बात? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें उनकी अपनी जो ऑटोनॉमी है, लेकिन जो हमारी जो डायरेक्टरेट और जो सेक्रेटरेट है यानी कि उच्च शिक्षा जो मंत्रालय है वो भी कहीं ना कहीं हमारी सारी यूनिवर्सिटीज को प्रभावित करता है। और उनके द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको, या जो यूनिवर्सिटी जो नियम बनाती है उनको पारित कराने के बाद ही उनको आप लागू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने देखा। अब उसके बाद में जो तीसरे नंबर पे जो है वो इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में और मेजोरिटी में आती जा रही है हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट कॉलेज है। तो वो भी उनके भी जो जो नियम है डायरेक्टरेट में जो नियम आते हैं वो चाहे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी हो और चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, उनको भी वो सारे के सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं। तो ये जो है हमने देखा कि हायर एजुकेशन में केंद्रीय सरकार और उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी और उसके बाद में स्थानीय निकाय, कुछ कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि लोकल लेवल पे भी हायर एजुकेशन को दिया जाता है। जो लोकल कुछ निकाय हैं, कुछ अथॉरिटी हैं जिनके द्वारा कॉलेज को रन किया जाता है या कॉलेजों को चलाया जा रहा है। और इसी तरीके से जो सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है, आज हम लोग देखते हैं कि कॉलेजेस तमाम मात्रा में जो है वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी खुल गए हैं। और इस वजह से क्योंकि पहले केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार का ही काम था कि वो जो था वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को रन करती थी। और जैसे जैसे टाइप ऑफ कॉलेजेस या टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी बढ़ती जा रही हैं, उस तरीके से धीरे धीरे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जो कैमरा लगाने की बात थी, तो कैमरा अब क्योंकि ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है कि वहां पे कैमरा लगाना या ऑडियो रिकॉर्डर लगाना या अन्य जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे जैसे जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसमें जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो उतना ही ज्यादा रिच होता जाए। तो यही सब जो सामान्य चीजें थी, हमको लगता है कि हमने कोशिश की है कि हायर एजुकेशन का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको, क्योंकि समय भी कम था, कवर करने की कोशिश की है। और डॉक्टर दीपा जी सुन रही मेरी बात को? जी जी सर आपके हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है मैडम। तो सर, ये हो गया, बड़ा ठीक है। टॉपिक था सर और काफी कंसाइज वे में बहुत अच्छी तरीके जी, से जी। पूरा एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स को। और एक क्वेश्चन आ रहा है सर राजभरा जी का कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जी, जी। और बाकी जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है? डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल या स्टेट सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस? अच्छा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो जिन संस्थाओं के द्वारा वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का अभिप्राय यह है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो बहुत दिनों से अच्छा काम कर रही है, तो उनको विश्वविद्यालय की तरह माना जाने लगा है।
लेकिन उनके जो नियम बनाए जाते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो संस्था है, जो फाउंडेशन है, उनका काम है कि वो उन नियमों को बनाए, लेकिन पारित करने का जो काम है वो हमारी, वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो उनका काम रहता है कि वो नियमों को जब तक पारित नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं कर सकती। और वित्त व्यवस्था की बात है तो फुल्ली फंडेड या हाफ, आधे तरीके से, मतलब पूरे तरीके से ही उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी कुछ है जिनको फंडिंग की जाती है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको के पूर्ण रूप से फंडिंग यूजीसी नहीं करती। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात रही है तो उनको भी नियम पारित कराने पड़ते हैं और उनको जो है वो यूजीसी के द्वारा जो प्रॉपर तरीके से जो फंडिंग इसमें होती है वो नहीं होती, लेकिन कुछ मदों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ऐसी भी है कि जहाँ पे फंडिंग होती है। थैंक यू सो मच सर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, और तो भी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि काफी कुछ समझ में आ भी गया होगा स्टूडेंट्स को। और मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी कुछ समय निकाला सर। आप लोग काफ़ी बिजी हैं। मैं डॉक्टर नितिन पांडे सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से। नितिन सर, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? यस मैम, थैंक यू मैम। जी सर। यस यस मैम, हमारी आवाज नहीं है? हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो जी ओके ओके, थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार सर को कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय साथ ही साथ अपने बहुमूल्य विचार प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर ने उच्च शिक्षा के स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना व संकल्पना को बहुत ही अच्छे व सुपीठ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमारे बीच रखा। प्रशासनिक कार्यों में लगी एजेंसियां और संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की। आपके उद्बोधन से महाविद्यालय के शिक्षक व छात्रगण अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। सर, मैं आपको पुनः अपने शिक्षकों, छात्रों व समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच नितिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के सत्र में आपने अपनी उपस्थिति से निश्चित रूप से हमारे छात्रों के लिए जो अपने विचार साझा किए उनसे उनका लाभ भी होगा। और परीक्षा नजदीक है तो एक क्विक रिवीजन जैसा भी कुछ टॉपिक्स का हो जाएगा उनका। अभी शायद सुधीर सिंह सर नहीं जुड़े हैं, मैं उनको कॉल करती हूँ। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो मीटिंग में बने रहें। तो आज के हमारे दूसरे वक्ता हैं, जब तक वो जुड़ते हैं तब तक प्लीज आप सभी लोग मीटिंग में बने रहें। जी जी मैडम, वो असल में शायद मीटिंग चल रही है तो आप एक बार कॉल कर लीजिए। हम भी जाते हैं, हमें बुला रहे थे प्रिंसिपल साहब। जी 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 तो जी, देखते हैं फिर। ठीक है मैडम, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार।